हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो चाहे से नेशनल सिक्योरिटी हो, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, या फिर वो हर कोई एक भारतीय इंडियन सिटीजन हो, उसके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले, जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो अब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब एक बिल पास करते हैं जिसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025, जो कि आने वाले टाइम पे जो भी हमारा इमिग्रेशन का सिस्टम है उसको काफी चेंजेस कर देगा या फिर उसमें काफी बदलाव कर देगा। इमिग्रेशन का मतलब जब हमारे यहाँ पे बाहरी देशों से यानी फॉरेन नेशन से लोग आते हैं। पर यह समस्या क्यों है? समस्या है इलीगल इमिग्रेंट्स की, यानी कि जिनके पास में वैलिड वीजा नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो हमारी कंट्री में स्टे करते हैं, और कैसे वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और होते हुए आए हैं। इसलिए यह बिल लाया गया है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन कर सकें, उनको डिपोर्ट कर सकें, बट इसमें काफी सारी चीजें हैं कि कैसे ब्रिटिश लॉज हमारे लिए काम के नहीं थे, वो क्यों आउटडेटेड हो गए और क्यों हमें यह बिल लाना पड़ा। साथ साथ में खाली लॉज नहीं, किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन खड़ी हो चुकी है और अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ने क्या कहा और क्रिटिक्स क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, इन सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है, हर एक नागरिक को इस बिल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी जब इस पे डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है कि जो आए और बस जाए यहां पे, और साथ साथ एक और रेफरेंस दिया कि इंडिया हॉस्टल भी नहीं है कि जिसका मन किया वो आया और इलीगली यहां पे वो रहने लग गया। लेकिन कोई भी यहां पे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ में आता है, हमारे डेवलपमेंट की बात करता है, हमारे बिजनेसेस की बात करता है, हमारी ग्रोथ की बात करता है, तो हम उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे। बट अगर कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज करता है, कोई इलीगल एक्टिविटीज करता है और हमारे देश के लिए खतरा बनता है, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उनको इलीगल जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर देंगे। और ऐसा ही कहते वो नजर आए, और जो इन्होंने ये बिल पास किया है लोकसभा के अंदर, इसका मकसद यही है कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं हमारी कंट्री के अंदर, चाहे से वो लीगल हो या इलीगल दोनों, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन लीगल है कौन इलीगल है, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए रूल्स लेके आना, उसके लिए रेगुलेशन लेके आना, उनकी एंट्री पे किस तरीके की मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसके बारे में बात करना, वो ये बिल बात करता हुआ नजर आता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा लोकसभा का, जहां पे उन्होंने ये चीज कही जो मैंने अभी आपको बताई है कि वो किस तरीके से कहते हैं कि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है। हैव अ लुक एट इट। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। अब सबसे बड़ी बात, हमें इस बिल की जरूरत क्या है? अगर मैं आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करूं, ऐसा नहीं है कि आज ये इशू बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। काफी सालों से हम देख रहे हैं जिस तरीके से इंडिया के आसपास जो नेबरिंग नेशन है, जहां पे हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, उसकी वजह से काफी सारे लोग इलीगली इंडिया में एंटर कर जाते हैं। जब हम इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करते हैं तो आपको पता है वो एक ओपन और पोरस बॉर्डर है, जहां से लोग आसानी से इंडिया में एंटर कर सकते हैं। और उसकी वजह से हमें असम में, त्रिपुरा में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, जहां पे वो ये कहते हैं कि एक तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उन पे इफेक्ट पड़ रहा है इन इलीगल इमिग्रेंट्स का, साथ साथ में जो पॉलिसीज हमारे लिए बनाई गई थी कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज इधर डाइवर्ट हो रहे हैं। फिर जब इनके पास में जॉब्स नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग पैडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और ये कहीं ना कहीं खतरा बनता है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। वैसा ही कहा गया है कि जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से इंडिया को काफी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही म्यांमार में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं इलीगली एंटर कर चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा इशू बनती हैं और इसी वजह से हमें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन सारे इलीगल इमिग्रेंट्स के कहीं ना कहीं लिंक होते हैं टेररिज्म से, कहीं ना कहीं लिंक होते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, कहीं ना कहीं लिंक होते हैं क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग से। और ये सारी चीज इसलिए
रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास में एक बेटर सिस्टम हो जिससे हम इनको चेक कर सकें, मॉनिटर कर सकें, रेगुलेट कर सकें और जिस तरीके से हम इंश्योर कर सकें इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बाहर निकल के आ रही है, इसलिए इस बिल की जरूरत पड़ी। बट क्या इससे पहले कोई बिल नहीं थे? इससे पहले भी बिल थे। मोस्टली जो बिल थे वो कॉलोनियल एरा के थे, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे। वहां पे इतनी सारी कोई डिटेल्स नहीं थी। किसी ने सिर्फ ऐसी डिटेल्स मेंशन कर दी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि बेसिक रूल्स बना दिए कि कौन कौन एंटर कर सकता है इंडिया के अंदर, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं था सिक्योरिटी का। साथ साथ में जो फॉरेनर्स एक्ट है 1946, उसने सिर्फ रूल्स बनाए, लेकिन हम किस तरीके से मॉडर्न ट्रैकिंग मैकेनिज्म को ला सकते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कही। इसीलिए ये जो रूल्स हैं ये आउटडेटेड हो जाते हैं। हालांकि इन्होंने फाइन, जो एयरलाइंस हैं, जो शिप्स हैं, उनके ऊपर फाइन्स भी लगाए जिस तरीके से ये इलीगल इमिग्रेंट्स को कैरी करके लेके आते हैं। तो पहली चीज तो ये जो लॉस थे वो आउटडेटेड हो चुके थे, जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो हमारी नीड्स हैं उसको ये फुलफिल नहीं कर रहे। दूसरा, जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन बढ़ रहा है, हमारी पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफी, पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो रहा है, रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, रिसोर्सेज पे दबाव पड़ रहा है, चाहे से वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे से वो बेसिक नेसेसिटीज हो, रोटी कपड़ा मकान, इन सब पे पड़ रहा है और उसका फर्क पड़ रहा है पॉलिटिक। उसकी वजह से जिन जिन स्टेट्स में हमें इलीगल इमिग्रेंट्स देखने को मिलते हैं वहां पे हमें क्राइम्स, हमें राइज देखने को मिलता है क्राइम्स में, हमें राइज देखने को मिलता है इकोनॉमिक सोर्सेस के ऊपर, और इसकी वजह से हैम्पर करती है इंडिया की ग्रोथ। इसकी वजह से क्रिएट होती है सिचुएशन जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसलिए ये बिल लाए जा रहे हैं। अब इस बिल के प्रोविजन क्या है और आपको जानने क्यों जरूरी है, अपोजिशन ने इसके बारे में क्या कहा, और मोस्टली ये जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और क्या क्या हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस डिबेट के अंदर कहा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है कंप्लीटली फ्री किट, जिसमें आप प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, 26 की तैयारी कर रहे हो, 27 की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी बिगनर्स किट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, चाहे से वो यूपीएससी सिलेबस हो, एनसीईआरटी सब्जेक्ट हो, यूपीएससी स्ट्रेटजीज हो। वैसे ही करंट अफेयर्स हमने कंपाइल किए हैं जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025, और बाकी के करंट अफेयर्स भी हम इसके अंदर कंपाइल कर देंगे जैसे जैसे हमारे पास में आएंगे। और अगर आप यूपीएससी का सपना देखते हैं, आप यूपीएससी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं फ्लैट 60% ऑफ, जिसमें आपको 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी कि अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो हो सकता है आपको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने का जितना फ्री एक्सटेंशन और मिल जाए। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज YUVI50, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब की पॉइंट्स उन्होंने क्या कहे, उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास होता है और बिल को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। नेशनल सिक्योरिटी कैसे? क्योंकि इनकी वजह से आपको टेररिज्म देखने को मिल रहा है, इनकी वजह से आपको क्राइम्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इनकी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग देखने को मिल रही है। और इकोनॉमी कैसे स्ट्रेंथन होगी? इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी जिस वजह से हमें हमारे जो रिसोर्सेज है उनका बंटवारा देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। तो जो हमारी जनता है, जो हमारा सिटीजन्स है, वो सफर होते हैं उस चीज के ऊपर। फिर वो ये कहते हैं कि अगर हम लीगल माइग्रेंट्स को, यानी लीगल इमिग्रेंट्स को अलाउ करेंगे, जैसे वो बिजनेसेस हो, एजुकेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, इससे हमारी ही इकोनॉमी ग्रो होगी। और साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं इससे एक इमेज जाती है बाहर दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से लोग हमारे देश में आना पसंद करेंगे। क्योंकि जब इनकी वजह से सिचुएशन बहुत क्योटिक हो जाती है, सिचुएशन बहुत कन्फ्लिक्टेड हो जाती है, तो बाहर के जो लोग हैं वो आना पसंद नहीं करते, चाहे से वो बिजनेसेस के लिए हो, चाहे से वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हो। तो ये चीज भी वो कहते हुए नजर आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिया के उस एम्बिशन को सपोर्ट करता है जहां पे हमारा सपना है कि हम रिसर्च और इनोवेशन में एक हब बने, और जिससे कि अब रिसर्च एंड इनोवेशन में हब बनने के लिए आपको फॉरेन स्कॉलर्स चाहिए, फॉरेन प्रोफेशनल्स चाहिए, फॉरेन पब्लिशर्स चाहिए। बट इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, सरकार को भी दरखास्त करता हूं कि जो आप R&D में खर्चा करते हैं वो एज कंपेयर टू चाइना, USA बहुत कम है। क्योंकि हम जो R&D में खर्चा करते हैं एज कंपेयर टू GDP इट इज अराउंड 0.60 टू 0.80, जहां पे वो लोग 2.5, 3.5, 4% कर रहे हैं। वो चीज हमें करनी चाहिए। साथ साथ में हमें कोलैबोरेट भी करना चाहिए फॉरेन स्कॉलर्स के साथ में, फॉरेन प्रोफेशनल्स के साथ में। वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। बट हमारे GDP में भी R&D का जो हिस्सा है वो इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप R&D पे काम करेंगे, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे काम करेंगे, तभी आप एक सशक्त भारत बन पाएंगे बाय 2047, जो कि हमारा विजन भी है।
राइट। इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाह रहा था किस तरीके से हमारी R&D में आपका खर्चा होता है एज परसेंटेज ऑफ GDP। तो आप देख पाएंगे इट इज 0.64 राइट नाउ। हालांकि हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, बट अभी भी एज कंपेयर टू डेवलप्ड और अदर डेवलपिंग नेशंस जैसे चाइना हो, USA हो, अभी भी हम बहुत कम खर्चा करते हुए नजर आते हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भी फॉरेनर एंट्री करेगा, गवर्नमेंट उसको ट्रैक करेगी कि कौन एंटर कर रहा है, किस इंटेंशन के साथ एंटर कर रहा है, कितने टाइम तक वो रहने वाला है, जिससे कि हम यह आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारे लिए थ्रेट है या फिर ये हमारे लिए एक आने वाले टाइम पे एक असेट बनेगा। इसलिए एक कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें हम मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे और ट्रैक करेंगे फॉरेन विजिटर्स को भी। उसमें वो ये कहते हैं कि जब पारसीज पर्शिया से आए तो यहां पे वो सेफ थे। अगर कोई भी स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी यहां पे आती और रहती है, वो हमेशा सेफ रहती है, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट रहती है। जूस जब आए इजराइल से इंडिया की तरफ, उन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया और CAA के थ्रू भी हमने उन लोगों के लिए दरवाजे खोले जो कि परसिक्यूटेड इंडिविजुअल्स थे, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिनके ऊपर एट्रोसिटीज हुई। और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के कारण जो भी लोग हमारे देश में आ रहे हैं वो बहुत नेचुरल है। और अगर वो लोग आ रहे हैं इंडिया को डेवलप करने के लिए तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने आ रहे हैं, केओस क्रिएट करने आ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, चाहे से वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेश हो, तो मैं ये चीज अलाउ नहीं करूंगा। हम उनके खिलाफ टफ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे और ये बिल उसी लाइन के अंदर है। और हमारे पास में सबका डेटाबेस है जो इंडिया में आता है। हमें इससे हेल्प मिलती है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने में, इको टूरिज्म को बढ़ाने में, हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाने में, एज वेल एज जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसको बढ़ाने में भी। और किस तरीके से हमारी जो GDP है पिछले 10 सालों में डबल हुई है, ये यही चीज रिफ्लेक्ट करती है कि आने वाले टाइम पे इंडिया जो है एक बहुत बड़ी पावर उभर के आएगा व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक माइट। बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी सिक्योर करें। अब आप बोलेंगे बांग्लादेश रोहिंग्याज में ऐसी क्या दिक्कत है? क्योंकि कुछ ऐसे इंडियंस भी हैं जो इनके साथ मिलके इनके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, इनको इलीगली जॉब्स में एम्प्लॉय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज और स्ट्रेन पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। और साथ साथ में जब इनके पास में जॉब नहीं होती, जब इनके सर्वाइवल के इनके पास पैसे नहीं होते, तो फिर ये इलीगल एक्टिविटीज में एंटर कर जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है। और ऐसे काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप जयपुर में भी देख सकते हो कि पुलिस ने क्रैकडाउन किया था इलीगल इमिग्रेंट्स पे और 500 लोगों को डिटेन किया गया था। हर एक जगह मिलेंगे आपको। बांग्लादेश से जो लोग आएंगे वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। आपको जो क्या नाम है म्यांमार से और बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं वो असम और त्रिपुरा में देखने को मिलेंगे। और फिर धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट की सर्च में ये बहुत सारे कोनों में जो है स्प्रेड हो जाते हैं। राइट, ये चीज आप सभी को पता होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बिल के की प्रोविजंस क्या हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। पहली चीज, किसी की भी एंट्री नहीं होगी जब तक उनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चाहे वो पासपोर्ट हो या फिर वीजा हो, क्योंकि काफी लोग इस लूपहोल को आइडेंटिफाई करते थे और फिर वो इलीगल एंट्री किया करते थे। दूसरा, जो भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे आएंगे उनके ऊपर स्ट्रिक्टर और एकदम स्ट्रिंजेंट कड़ी कार्रवाई और कड़ा सर्विलेंस रखा जाएगा। और उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि होटल्स हो, लैंडलॉर्ड्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, हॉस्पिटल्स हो, अगर आप फॉरेनर्स को स्टे अलाउ करते हो तो आपको उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो तो आप भी इस क्राइम में हिस्सेदार बन जाओगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को याद रखनी चाहिए, चाहे से आप अपने घर में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में दे रहे हो। दूसरा, जो भी इलीगल रेजिडेंट्स होंगे उनको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाएगा। और जो भी एयरलाइंस और शिप्स ऐसे इलीगल पैसेंजर्स को लेके आ रही है उनके ऊपर 5 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा। और इमरजेंसी में डिपोर्टेशन किया जाएगा, ना कोई कार्रवाई होगी, ना कोई पेपर होंगे, और उन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि विदाउट ट्रायल उनको इलीगली डिपोर्ट किया जाएगा। और इसी पे अपोजिशन का रिएक्शन आता है कि आपने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को इतनी पावर दे दी है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और उनके पास में कोई अपील भी नहीं है, यानी कोई प्रोविजन नहीं है जिससे कि वो अपील कर सकें, और यानी कि उनको डिनाइड एंट्री दी जा रही है। तो मनीष तिवारी जो कांग्रेस के MP हैं वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि एक तो आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को बहुत ताकत दे दी और उसके बाद में ना कोई आर्गुमेंट होगा, ना कोई लॉयर होगा, ना कोई अपील होगी। दिस इज वेरी अनफेयर। तो उसके खिलाफ ये कहते हैं कि रिगार्डिंग देयर बीइंग नो अपील अगेंस्ट द अथॉरिटीज डिसीजन। लेकिन शाह ये कहते हैं जैसे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई अपील वहां पे भी नहीं है। अगर आपको अपील करनी है तो फिर आप जाके कोर्ट में कीजिए, जैसे वहां करते हुए नजर आए हैं। और साथ साथ में उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, उनको भी टारगेट किया कि हम चाहते हैं कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, इसलिए हम फेंसिंग करना चाहते हैं। बट वो फेंसिंग करने ही नहीं दे रही है, वो लैंड ही अलाउ नहीं कर रही है। आप मुझे बताइए कि किसने दिए इलीगल इमिग्रेंट्स
जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको आधार और वोटर आईडी कार्ड किसने दिए, ये सवाल वो पूछते हुए आते हैं और वो टारगेट करते हैं ममता बनर्जी से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हर एक स्टेट को एक दूसरे स्टेट के साथ में, हर एक सेंटर को स्टेट को साथ चलना होगा अगर हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर हम कॉपरेशन की जगह कंफ्लिक्ट करेंगे, हम आपस में लड़ते रहेंगे, तो जो बाहर के लोग हैं जो खतरा बन सकते हैं हमारे लिए, वो इसी चीज का फायदा उठाएंगे। इसलिए चाहे से वो बॉर्डर सिक्योरिटी हो, चाहे उसमें फेंसिंग करना हो, पेट्रोलिंग करना हो, या फिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज ने, जो क्रिटिक्स कहते हैं या फिर इसने एक डिबेट खड़ी कर दी है, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस ह्यूमन राइट्स। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जेन्युइन रेफ्यूजीज हैं, जेन्युइन ऐसे लोग हैं जो असाइलम्स में रह रहे हैं या फिर असाइलम लेके इंडिया में है, उनको भी कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिलेगी। तो आगे ये देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया जो है वो शायद जेन्युइन रेफ्यूजीज और असाइलम्स के लिए क्या प्रोविजन लेके आती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी if you will comment upon this video in the comment section. So again, thank you very much for giving me a... Stay safe, stay happy, Shaba Khair. Thank you very much for you giving me a precious time. Stay safe, stay happy, Shaba Khair.